हाय दोस्तों, मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी आप काफ़ी लोगों की क्यूरी आई और कई लोग गलत जो है जानकारी उसकी जो समझ रहे हैं। जो भी जितनी रिट्स थी उनमें जो फैसला आया है उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्वालियर में क्यों हुआ और क्या हुआ, और पहले वाली जबलपुर वाली में क्या हुआ था, और इस वाली जबलपुर वाली में जो कल आया है उसमें दोस्तों क्या हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले ग्वालियर वाला जो है रेट डिसमिस क्यों हो गया। ठीक है, सब कुछ सही था। उनका कहना ये है हाई कोर्ट का कि आप के जो सामान्य प्रशासन विभाग है, ठीक है, इसने क्या लिखा कि 18/9/2022 को, ठीक है, एक लेटर जारी किया कि आगामी जितने भी जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, विज्ञापन आएंगे, उनने परीक्षा लिखा थी तो आगामी परीक्षा में तो उनको 3 साल तक का छूट दिया जाएगा। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि जब इनको मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। भाई हमारी परीक्षा बार बार क्यों हो, बार बार क्यों थोड़ी होती है। हमारी परीक्षा तो एक बार होनी है 6 साल में, आपका 2023 तक होती है नहीं। तो इनका कहना ये है कि आपको इस चीज़ को चैलेंज करना था कि ये 18/9/22 में हमें छूट क्यों नहीं दी गई। 18/9/2022 में हमें छूट क्यों नहीं दी गई। ठीक है, तबकि अपना कहना ये था, अपना यानी याचिकाकर्ता का ये कहना था कि भाई जो 18/9/22 में जो लेटर जारी किया गया उसमें हम भी आते हैं, हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, और पीएससी ने हमें इसका लाभ नहीं दिया है। ठीक है, तो सरकार के वकीलों, पीएससी के वकील को इनका कहना ये था कि आपको इसको चैलेंज करना था। आप मानते कि ये गलत है, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 18/9/22 को जो लेटर दिया गया है उसमें हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाए, हमें भी दिया जाए, क्योंकि हमारा एग्जाम होना नहीं। तो इसको चैलेंज होना था। इसके बिहाफ पे अपन आए हैं कि भाई हम भी इसमें आते हैं। तो इसका जो उनने कहा कि इसका प्रभाव जो है लक्ष्य नहीं होगा, भविष्य लक्ष्य होगा। अगर इसमें लिखा होता कि हाँ पिछले वालों को डायरेक्ट लिखा होता कि पिछले वालों पे भी लागू होगा तो हो जाता, कोई समस्या नहीं थी। अन्यथा की स्थिति में ऐसी अवधारणा की जाएगी कि ये आगे वालों के लिए था। तो आपको इसको चैलेंज करना था, ना कि इसको सही मानते हुए और ये बोलना था कि हमें इनने नहीं दिया है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गई अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी जो जहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, अभी पर उसको मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, आगे ठीक हो सकती है, जो आपकी 28/788 वाली जो याद कर जो पहले डिसाइड हुई। ठीक है, ये 22/244 करके थी, ये सब जो डिसाइड हुई, जो इनमें ऑर्डर हो गया वो थोड़ा सा मिस्टेक ऑर्डर हो गया। चाहे पटिशनर की गलती कह लो, या चाहे थोड़ी सी कुछ भी अपनी किस्मत ख़राब कह लो, या कुछ भी कह लो, इसमें ऑर्डर पास हो गया। ठीक है, कब हो गया ये, शायद 5 तारीख को हो गया। ठीक है, तो इसमें एक इंटरिम आदेश पारित हो गया। ठीक है, जब इसी संबंधित मामले को, एक याचिका को एक दूसरी पीठ सुन रही थी उसी हाई सिंगल बेंच में, तो उनका सीधा कहना था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम सिलेबस चेंज करने का बीच में राइट नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि क्या हो चुका था, हो ये चुका था कि एक इंटरिम आदेश पारित हो चुका था, तो उन्होंने कहा भाई अब तो मतलब ही नहीं है, अभी अब एक इंटरिम आदेश पारित कर चुकी है सेम कोर्ट, तो अब वो इसको नहीं बदल सकती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं बदल सकती तो लास्ट में नहीं बदल सकती। लेकिन जिन न्यायाधीश महोदय ने ये पुराना वाला फैसला दिया था, जिसके मतलब जो 22/244 में जो फैसला आया था इंटरिम आदेश, ठीक है, इनके फैसले को यथावत रखा किसने, दूसरी कोर्ट ने, सेम कोर्ट ने। ठीक है, दूसरे ऑनरेबल थे उसमें। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं की कोर्ट में दूसरा मामला हुआ, जो आज सुबह जजमेंट अपलोड हुआ, उसका नंबर था 28। ठीक है, 28/6/8 और 7, 28/687 जो नंबर था, इसमें उन्हीं की सेम कोर्ट ने जो पहले जो आर्डर दे चुके थे, इतनी मस्त आर्गूमेंट हुई, इतनी मस्त आर्गूमेंट हुई इस केस में, इतना बढ़िया जजमेंट हुआ, क्या बताएं, मजा आया। अब बोलेंगे आप कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे उस जजमेंट को दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो जो इसकी जो है 28/687 नंबर की, इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। ठीक है,
इस तरीके से कि 26,788 में जो हो गई है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है आदेश में। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार ये पिटीशन बनी थी, बहुत ही शानदार आर्गूमेंट हुई है। ठीक है, अब उसमें जो मतलब इतना 1 2 3 4 और ये 5 पेज का आर्डर है पूरा का पूरा, आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। इतनी मस्त आर्गूमेंट पूरा जज साहब ने इसको पूरा लिखा है और पूरी बात मानी है पिटीशनर की। लेकिन मैं बता दूं कि कहाँ थोड़ा सा हो गया और अब कहाँ जाके इसको ठीक किया जाएगा। क्योंकि पिछले पिटीशन में क्या हुआ था कि मंजूश्री वाला केस किया पिटीशनर ने पेश। ठीक है, कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन कर दिया है कि आपको रूल चेंज करने का अधिकार नहीं है। तो इनने क्या किया पीएससी वालों ने कि तेज प्रकाश पाठक वाला केस डाल दिया कि भाई इसमें इसको रेफर्ड कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। और इंटरम आदेश क्या पारित हो गया कि इसके अंदर, लेकिन इस बंदे ने भाई इसने इसमें आर्गूमेंट की, इसने बहुत ही शानदार आर्गूमेंट की और कई केस लॉ पेश की जो इसमें दिए हैं। इसका कहना था कि भाई चलो ठीक है, एक कोई जैसे मान लो डबल बेंच ने कोई निर्णय दे दिया, ठीक है, अब वो लार्जर बेंच में चला गया, मतलब आपको उसका रिवीजन हो गया, अपील समझ लो, जैसे मान लो हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है, कोई हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील हो गई, ठीक है, और मान लो ठीक है अपील हो गई, तो जब अपील निपटाई में जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन तब तक तो वही निर्णय माना जाएगा भाई। क्या माना जाएगा? तब तक जो पहले वाला निर्णय माना जाएगा, क्योंकि उसको अभी निरस्त थोड़ी किया है, अपील में उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया है अभी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या किया, एक लेट डाउन किया ला कि भाई आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, खेल प्रारंभ होने के बाद जब प्लेयर मैदान में आ चुके हैं फिर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फॉर्म भर के मैदान में पहुंच गए तो उसको रेफर कर दिया, ये भी सही बात है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन तब तक क्या वो प्रिंसिपल था वो अभी इसको इनवैलिड घोषित कहाँ किया है लार्जर बेंच ने? लार्जर बेंच में विचाराधीन है, उसको अभी डिसाइड नहीं हुआ है वो। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, उनने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो रेफर्ड हुआ है, उसको भी ख़त्म नहीं किया गया, ओवर रूल नहीं किया गया है उसको क्या नहीं किया गया है अभी, ओवर रूल नहीं किया गया है, उसको रेफर्ड किया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जज साहब ने सारी बात मानी, संतुष्ट हुए। लेकिन लास्ट में फिर क्या कहा गया कि चूंकि एक तो अंतरिम आदेश हो गया है, दूसरी चीज़ आप 12वें महीने में आए हैं, 12वें महीने में आपने पिटीशन लगाई है और 18 तारीख को एग्ज़ाम है, और चूंकि इनकी तैयारियां काफ़ी हो चुकी हैं, हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ये उनका इस आर्डर में कहना है। क्योंकि लेट आए हैं आप, इसलिए अब एग्ज़ाम को रोकना उचित नहीं लगता है, और इस पिटीशन के अधीन ही क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम रहेगा। और पिछली जितनी संबंधित थी रेट पिटीशन, उनको इसको भी उसी में दोस्तों ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट चाहते हुए भी रिलीफ नहीं अपन को दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि एक ही सेम कोर्ट का जो है फैसला है, तो उसको नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है, ऐसी स्थिति में एक उपाय बचता है 151 CPC। ठीक है, 151 CPC क्या है, ये इनहेरेंट पावर होती है कोर्ट की, अंतर्निहित शक्तियों में जो है आती है, कुछ भी करने का पावर है। जैसे कैसे, जैसे 4822 क्या में होती है, क्रिमिनल में होती है, 482 में जो CRPC की होती है, कुछ भी करने की पावर होती है। ठीक है, जिसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ 482 लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तत्काल सुनवाई के लिए 151 के अंतर्गत डबल बेंच में जाके और ये बात जो है रखी जा सकती है। ठीक है, और संभवतः रखी भी जाएगी और कल संभवतः इस पर सुनवाई भी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ लॉ के अकॉर्डिंग जो है मिल सकता है। ठीक है, जो भी हो, लॉ के अकॉर्डिंग परिस्थितियों को, तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए। तो मैंने केवल ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को जानकारी दे दूं, और ये आर्डर मेरे पास है, आप चाहें तो ले सकते हैं, या सभी समझदार हैं, मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, आप भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। 28,687 BP है और आवेदन 2022 है।
आपको आराम से जजमेंट मिल जाएगा। आज ही की तारीख में अपलोड हुआ है, 14 तारीख का जजमेंट अपलोड आज हुआ है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतनी शालीनता से सुनने के लिए।